अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर हम इसे ठीक तरीके से समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी कैसे बनती है। ये एनिमल बॉडी कैसे बनती है, मतलब ये है कि हम इस दुनिया में आए कैसे हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाया होता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फंक्शन होता है कि उसके ज़रिए से अल्लाह ताला क्या करता है, एक ह्यूमन बॉडी की तख्लीक करता है। एक ह्यूमन बॉडी इसी सिस्टम के ज़रिए, इसी सिस्टम की वजह से अल्लाह ताला बनाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप लोग ठीक से समझ लें तो आप लोग को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, कैसे एक ज़ायकोड बनता है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंट्रीब्यूशन से, और कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंट्रीब्यूशन से एक बेबी बनता है, एक बेबी डेवलप होता है। तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है किसी भी बॉडी में, वो वाला सिस्टम होता है जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। जिसका काम क्या होगा, जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो जर्म सेल बनते हैं, जिससे फिर जाके ज़ायकोड बनता है, जिससे फिर जाके एक बेबी डेवलप होता है, तो उन जर्म सेल को हम कहते हैं स्पर्म। उन जर्म सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर आप लोग फंक्शन देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन होगा, स्पर्म की प्रोडक्शन करना। क्योंकि स्पर्म बनाएगा तभी क्या होगा, वो स्पर्म जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के साथ मिलेगा और ज़ायकोड बनेगा और एक बेबी, एक फीटस जो है वो डेवलप होगा। अगर स्पर्म नहीं बनता, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म नहीं बनता तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी काम का नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी काम का नहीं। किसी काम का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिस पर्पस के लिए ये सिस्टम बनाया है वो पर्पस जो है वो पूरा नहीं हो रहा इस सिस्टम से, वो पर्पस इस सिस्टम से पूरा नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने किस पर्पस के लिए बनाया है कि ये जो सिस्टम है ये क्या करे, ये जाके फर्टिलाइजेशन करे, ये जाके ज़ायकोड बनाए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवम के साथ मिलके एक जो बेबी है, एक जो फीटस है वो डेवलप करे। अब वो डेवलपमेंटेशन किसका काम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का काम है। स्पर्म एक ऐसा सेल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके वहाँ पे ओवम के साथ मिलके ज़ायकोड बनाता है और फिर वहाँ से बेबी की तख्लीक होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर काम होगा वो स्पर्म की प्रोडक्शन करना होगा, स्पर्म की प्रोडक्शन करना होगा। सेकेंड, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होगा तो वो क्या होगा कि इस स्पर्म को क्या करना, इस स्पर्म को नरिश करना, इस स्पर्म को ताकत देना, इस स्पर्म को खुराक देना, नरिशमेंट देना, पाथवे प्रोवाइड करना। सिर्फ स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं है, स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उसके लिए एक पाथवे प्रोवाइड करना कि वो स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाए और कहाँ पे चला जाए, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उस पर्टिकुलर एरिया में चला जाए जहाँ पे ओवम मौजूद है। तो इसका काम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फर्स्ट, स्पर्म की प्रोडक्शन। सेकेंड, उसी स्पर्म को नरिश करना। थर्ड, उसी स्पर्म को एक पाथवे प्रोवाइड करना कि वो इजीली जा सके एक जगह से दूसरी जगह, और फिर एंड में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजीली क्या हो सके, एजेक्ट हो सके, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आर्गन में जाके फिर ओवम के साथ मिलके ज़ायकोड बना सके। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड अदर एक्सेसरी फंक्शन। तो जो आर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिस्टम है तो सिस्टम ओबियसली किस चीज़ से मिलके बनता है, आर्गन से मिलके बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ आर्गन ऐसे होंगे जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। और वो आर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन का क्या मतलब है, जो कि प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता हो। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वो है स्पर्म प्रोडक्शन, वो है स्पर्म प्रोडक्शन। तो वो आर्गन जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, दैट आर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स आर्गन। अब कुछ ऐसे आर्गन होके जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे,
जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे लेकिन उस स्पर्म को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, जैसे कि नरिशमेंट देंगे स्पर्म को, पाथवे प्रोवाइड करेंगे और सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त वो हेल्प करेंगे ताकि स्पर्म इजीली जा सके इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो इटसेल्फ प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है। वो स्पर्म प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्पर्म को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, स्पर्म को नरिश ज़रूर कर रहे हैं। तो वो ऑर्गन जो कि स्पर्म को सपोर्ट करते हैं, स्पर्म को नरिश करते हैं, स्पर्म को एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा सके, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काज हो सके। तो दैट ऑर्गन इज़ कॉल्ड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज टेस्टीज। क्या होते हैं? टेस्टीज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्टीज। टेस्टीज में क्या होता है? टेस्टीज में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। टेस्टीज में क्या होता है? स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। एंड सेकंड, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो 4 किस्म के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज डक्टस सिस्टम। फर्स्ट डक्ट्स होते हैं, वो एक्सेसरी, वो इस स्पर्म को सपोर्ट करते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। एंड एक होता है पीनस, एक होता है पीनस एंड एक होता है यूरिथ्रा, एक होता है यूरिथ्रा। तो ये 4 किस्म के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। इन 4 किस्म के ऑर्गन का और कोई काम नहीं होता, स्पर्म प्रोड्यूस करना नहीं होता। ये स्पर्म प्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन स्पर्म को नरिश रखता है, स्पर्म को पाथवे प्रोवाइड करता है और स्पर्म को एजाकुलेट करता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, और टेस्टिस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो दैट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो हम ये सारे ऑर्गन पढ़ेंगे, ये सारे ऑर्गन पढ़ेंगे टेस्टिस से लेके फिर जाके यूरेथ्रा पे जाएंगे कि टेस्टिस में कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, इसे क्या चीज़ होती है टेस्टिस में जो कि बाकी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में नहीं होते। तो 1 बाय 1 हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस डायग्राम में। तो अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर आप लोग ये बॉल इस शेप देखें, ये बॉल की तरह का आप लोग ये स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिस, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिस। मैंने यहाँ पे लेटरल व्यू, अगर आप लोग मुझे इस तरह लेटरल साइड पे खड़ा कर दे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कट सेक्शन देखें तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेटरल साइड से ऐसे दिखेगा, ठीक है। और लेटरल साइड पे अगर आप लोग टेस्टिस को कट करके ऐसे देखें तो टेस्टिस आपको ऐसे दिखाई देगा। टेस्टिस यहाँ पे एक शो हो रही है लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में 2 टेस्टिस होती हैं। क्या होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं। और यहाँ पे हम एक एक्सप्लेन करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरी में भी वही सारी चीज़ें होंगी जो इसमें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होते हैं? टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से, वो एब्डोमेन से एंड पेल्विक कैविटी से नीचे इस तरह बॉडी से लटके हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? बॉडी से लटके हुए होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये बटक है। ये क्या है? ये बटक है। ये ऊपर क्या है? ये एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन है ह्यूमन बॉडी का। अब यहाँ पे पेल्विक है, यहाँ पे पीछे क्या है? बटक रीजन है। तो इसके नीचे क्या होते हैं? ये टेस्टिस इस तरह लटके होते हैं जो कि आपकी पेल्विक कैविटी से नीचे होते हैं, जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होते हैं। इट्स मीन कि ये बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते। ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, ये बॉडी से बाहर होते हैं और बाहर एनवायरनमेंट में ऐसे लटके हुए होते हैं। अब इस टेस्टिस को अगर ये होल टेस्टिस है तो इस टेस्टिस को बाहर एक स्किनी, एक मस्कुलर पाउच ने कवर किया होता है। इस टेस्टिस को, हर एक दोनों टेस्टिस को बाहर से एक स्किनी मस्कुलर पाउच ने कवर किया होता है। इस पाउच में होते हैं ये टेस्टिस, एंड दैट पाउच जो कि टेस्टिस को कवर करते हैं, जिसमें ये टेस्टिस पाए जाते हैं, दैट पाउच इज कॉल्ड, ये ब्लू वाला अगर आप लोग देखें तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूटम। दैट इज कॉल्ड स्क्रूटम। स्क्रूटम का काम क्या होता है? स्क्रूटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। स्क्रूटम का क्या फंक्शन होता है कि वो टेस्टिस के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है? स्क्रूटम टेस्टिस के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब ये टेस्टिस अल्लाह ताला ने ऐसे नीचे, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों है, ये ऐसे एनवायरनमेंट में ही लटके क्यों है, ये हमारी पेल्विक रीजन में अंदर क्यों नहीं है, पेल्विक कैविटी में क्यों नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है,
नॉर्मल जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो जब नॉर्मली स्पर्म प्रोड्यूस होता है विद इन द टेस्टिस, तो उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से। फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, 2 से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होगी, तभी स्पर्म नॉर्मल प्रोड्यूस होगा विद इन द टेस्टिस। अगर इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जो हमारी बॉडी होती है उससे टेस्टिस को निकाल के बाहर इस तरह लटका के रखा होता है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो। अब ये जो स्क्रूटम होता है ये इसको एक पाउच की तरह कवर करता है, एक पाउच होता है इसके लिए, इसमें स्किन होते हैं, मसल्स होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करता है, तो 2 ही सीज़न आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्दी और गर्मी। क्या होते हैं, सर्दी होती है और गर्मी होती है। अब सर्दी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, सर्दी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो सर्दी में ये जैसे ही डाउन हो जाता है टेम्परेचर, तो ये स्क्रूटम क्या करता है, ये अपने आप को इस तरह सुकड़ के रख देता है, इस तरह सुकड़ा देता है अपने आप को क्या कर देता है, जकड़ लेता है इस तरह। और ये जैसे ही सुकड़ जाता है, ये जो स्क्रूटम होता है, तो इसके अंदर जो टेस्टिस होती है वो ऊपर चली जाती है, टेस्टिस क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। और जैसे ही टेस्टिस ऊपर चली जाती है, बॉडी के साथ उसका जो अटैचमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिस होती है ये थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो चाहिए, बॉडी से कम चाहिए, लेकिन फिर भी टेम्परेचर एक ख़ास अमाउंट में चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि सर्दी से ये टेस्टिस जो है ये ख़राब हो जाए, ठीक है। तो जब सर्दियाँ आती है तो स्क्रूटम अपने आप को क्या कर देता है, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और टेस्टिस को क्या कर देता है, इस तरह कवर कर लेता है प्रॉपरली, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और जैसे ही गर्मियाँ आ जाती है, तो गर्मियाँ में ये जो स्क्रूटम होता है ये अपने आप को इस तरह रिलैक्स कर लेता है टोटली। तो आपकी जो टेस्टिस होती है वो और नीचे चली जाती है, बॉडी से और अवे हो जाती है, ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउन होती है, गर्मियों में रिलैक्स होता है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कूल रहता है टेस्टिस का गर्मियों में, और सर्दियों में ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सेकंड है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर आप लोग देखें, टेस्टिस, अब स्क्रूटम है तो स्क्रूटम के अंदर ये क्या है, ये सारा होल, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड टेस्टी। 2 हैं तो 2 टेस्टिस, ठीक है। ये होल जो है ना, होल यहाँ से लेके ये सारा कुछ अंदर स्क्रूटम के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली टेस्टिस। अब अगर टेस्टिस को अंदर डिटेल से देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ जो लोब्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ लोब्यूल्स। ये ब्लैक वाले आपको दिखाई दिए हैं, जो कि मैंने 3 बनाए हैं, फर्स्ट वन ये, सेकंड एंड थर्ड। तो ये इन तीनों को, ये ब्लैक वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और एक टेस्टी में ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये 200 से लेके 250 नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक टेस्टी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 200 से लेके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर आप लोग देखें, तो ये ग्रीन वाले मैंने बनाए हैं, ये ग्रीन वाले ट्यूब स्ट्रक्चर मैंने बनाए, ये ट्यूब की शक्ल के मैंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर आप लोग देखें, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अगर ये ग्रीन वाले आप लोग देखें तो दैट इज कॉल्ड seminiferous tubules, दैट इज कॉल्ड seminiferous ट्यूब्यूल्स। और हर एक टेस्टी में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये 1 से लेके 4 तक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 बनाया है, यहाँ पे 3 बनाए हैं, यहाँ पे भी 3 बनाए हैं। तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में
1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं विद इन द टेस्टिस वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर वो हम डिटेल से पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, कौन से सेल पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट ये जो कि मेजर पोर्शन बनाता है, 95% ऑफ पोर्शन बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड जर्म सेल। दैट इज कॉल्ड जर्म सेल। तो यहाँ पे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? जर्म सेल लेयर होती है, जर्म सेल पाए जाते हैं। इन जर्म सेल को हम प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं, प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक जर्म सेल की लेयर पाई जाती है जो कि 95% ऑफ सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जो कि इस पर मुश्तमिल होता है। सेकंड, यहाँ पे एक और किस्म के सेल पाए जाते हैं, एक और किस्म के सेल पाए जाते हैं, लॉन्ग कॉलमनर टाइप सेल होते हैं ये वाले। तो दैट इज कॉल्ड, ये रेड वाले, इसमें 5% ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कंट्रीब्यूशन भी होती है। 5% होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टोटल सेल्स में से, ये 5% होते हैं और इनका नाम है सर्टोली सेल। इनका नाम क्या है? सर्टोली सेल, या इन्हें हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल। हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेल कहते हैं। ठीक है, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप लोग देखें तो 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक हम कहते हैं जर्म सेल जो कि 95% ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाता है, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल या सपोर्टिंग सेल जो कि 5% ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाता है। अब जो जर्म सेल होते हैं, जो प्रिकर्सर सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली स्पर्म को प्रोड्यूस करना। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? जर्म सेल का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट जर्म सेल जिनका काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना, एंड सेकेंड होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? सर्टोली सेल का काम होता है इन जर्म सेल को सपोर्ट करना। इन जर्म सेल को क्या करना? सपोर्ट करना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कि ये नॉर्मल अमाउंट में ठीक तरीके से स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका होता है, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड नरिशमेंट। कुछ सिक्रेशन, क्लाइन सिक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से ये स्पर्म जो होती है वो नरिश हो जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे एक प्रोटीन जो है वो सिक्रेट करता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो क्या हमने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, जर्म सेल, प्रिकर्सर सेल, सर्टोली सेल या फिर सपोर्टिंग सेल। जर्म सेल का काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और सर्टोली सेल का काम क्या होता है? उन स्पर्म के नॉर्मल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। और यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सर्टोली सेल क्या करता है? यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेलुलर पोर्शन है तो इसके इर्द गिर्द क्या होंगे? इसके इर्द गिर्द होंगे ये वाली खाली एरिया, खाली स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब इन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे एक सेल पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? सेल पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच इंटरस्टिशियल एरिया में यहाँ पे कुछ सेल पाए जाते हैं। इन सेल का क्या नाम है? इन सेल का नाम है लैडिक सेल। इनका क्या नाम है? लैडिको
सेल, और सेकंड नाम इसका है इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल एरिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द एक किस्म का सेल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लैडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इन इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है? लैडिक सेल का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। और टेस्टोस्टेरोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि नॉर्मली स्पर्म की प्रोडक्शन हो। अगर किसी मेल में ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ नहीं हो रहा, अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि वो इनफर्टाइल होता है, फिर उसकी जो नॉर्मल स्पर्म की प्रोडक्शन है वो नहीं होती, उसमें जो नॉर्मल करैक्टरिस्टिक ऑफ मेल होते हैं वो नहीं होते, वो जाहिर नहीं होते। तो वो क्या हो जाते हैं, उसको सोसाइटी में शीमेल टाइप जो है वो समझा जाता है। तो उसका फ़र्क क्या होता है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से नहीं होते या फिर रिलीज़ नहीं होते। रीज़न हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों, हाइपोथैलेमिक रीजन भी हो सकता है, यहाँ पे भी खराबी हो सकती है, तो वो हम डिटेल से वहाँ पे इनफर्टिलिटी में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस में 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द सेल, दैट इज कॉल्ड लैडिक सेल। जर्म सेल का काम क्या होता है? स्पर्म की प्रोडक्शन। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? स्पर्म की प्रोडक्शन के सपोर्ट करना एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करना। और जो बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, लैडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, उनका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। तो होल टेस्टिस के अगर आप लोग फंक्शन देखें कि होल टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या करना कि जर्म सेल प्रोड्यूस करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। और इसी के अकॉर्डिंग अगर अल्टरनेटिव फंक्शन देखें तो दैट इज अ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल जाहिर करना। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं टेस्टिस के। क्या होते हैं? टेस्टिस के। अगर आप लोगों ने सुना हो तो आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि जो टेस्टिस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइनोलॉजी में टेस्टिस क्या होते हैं? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा है? ऑल्दो ये सारे सर्टोली सेल जो होते हैं, ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन विद इन द ट्यूब करते हैं, विद इन द डक्ट करते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि डक्ट में अपनी सिक्रीशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लैडिक सेल होते हैं, इसकी सिक्रीशन डक्ट में नहीं होती, ये अपना टेस्टोस्टेरोन डक्ट में सिक्रेट नहीं करता। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? इसके इर्द गिर्द होते हैं ब्लड वेसल। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये लैडिक सेल जब अपनी सिक्रीशन, अपना टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, तो ये इस ब्लड में डायरेक्टली करते हैं। दैट्स वाई हम टेस्टिस को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो जर्म सेल प्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो सारे टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये जर्म सेल कलेक्ट होते हैं चैनल्स में। इन सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मैशवर्क ऑफ चैनल होता है, जिनमें ये सारे जर्म सेल क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं। एंड दैट चैनल इज कॉल्ड, दैट चैनल मैशवर्क ऑफ चैनल इज कॉल्ड, जहाँ पे ये सारे इमेच्योर स्पर्म कलेक्ट होते हैं। दैट होल एरिया, दैट होल चैनल, मैशवर्क ऑफ चैनल, दैट इज कॉल्ड, दैट होल एरिया दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस मैशवर्क ऑफ चैनल होता है जिसमें सारे इमेच्योर जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट होते हैं और यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब इन रेटिटेस्टिस से ये सारे जर्म सेल क्या होते हैं? ये कलेक्ट होते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर मैशवर्क होता है, एक टेस्टिस में ऑलमोस्ट 8 to 15 मैशवर्क ट्यूब्यूलर मैशवर्क होता है, जो कि इस रेटिटेस्टिस से ये जर्म सेल क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। और दैट होल मैशवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर सिस्टम, ये चैनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे इन सारे जर्म सेल ने जाना होता है, वहाँ पे कलेक्ट होना होता है। एंड दैट ट्यूब्यूलर मैशवर्क 8 to 15 ट्यूब्यूलर मैशवर्क होता है। दैट ट्यूब्यूलर मैशवर्क जो कि रेटिटेस्टिस से इन जर्म सेल को, इन स्पर्म्स को उठाता है, वहाँ पे कलेक्ट करता है। दैट ट्यूब्यूलर मैशवर्क इज कॉल्ड वाज एफरेंशिया। दैट इज कॉल्ड वाज एफरेंशिया। दैट इज कॉल्ड वाज एफरेंशिया। और एक टेस्टिस में ये जो वाज एफरेंशिया होता है, ये होते हैं ऑलमोस्ट 8 to 15
ये कितने होते हैं 8 to 15। अब जैसे ही ये स्पर्म सारे के सारे स्पर्म यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो वॉज एफरेंशिया होता है ये यहाँ पे एक डक्ट में ओपन होता है। यहाँ पे क्या होता है एक डक्ट में ओपन होता है जहाँ पे इन सारे जर्म्स सेल ने जाके जमा हो जाना होता है एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एपिडेडमस। दैट इज कॉल्ड एपिडेडमस। ठीक है, तो एपिडेडमस में क्या होता है, एपिडेडमस एक डक्ट होता है जिसमें वॉज एफरेंशिया से सारे इमेच्योर स्पर्म ने जाके कलेक्ट होना होता है और यहाँ पे जमा होना होता है। उस एपिडेडमिस का काम क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे सारे स्पर्म आ जाते हैं, जैसे ही यहाँ पे सारे स्पर्म आ जाते हैं इमेच्योर स्पर्म और वो यहाँ पे सारे जमा हो जाते हैं, तो इस एपिडेडमिस का काम क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये क्या करता है यहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रीट करता है एंड दैट फ्लूइड फिर आगे जाके सेमिनल फ्लूइड का पार्ट बन जाता है। इन फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये भी इन स्पर्म्स को इमेच्योर स्पर्म्स को नरिश करता है एंड सेकंड इन एपिडेडमिस में ये जो स्पर्म होते हैं ये स्टोर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक ये होते हैं आपकी बॉडी से, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये निकलते नहीं है तो ये एपिडेडमिस में स्टोर होते हैं एंड सेकंड इस एपिडेडमिस में ये वाले स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं। ये वाले स्पर्म क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और जब ज़रूरत होती है इन स्पर्म ने निकलना होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो ये एपिडेडमिस से क्या हो जाते हैं, ये एपिडेडमिस से एजेक्ट हो जाते हैं। ये एपिडेडमिस से क्या हो जाते हैं, एजेक्ट हो जाते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग डक्ट में ये ऊपर चले जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में और फिर वापस आते हैं आपके दोबारा पेल्विक रीजन में। वो लॉन्ग ट्यूब, वो लॉन्ग डक्ट जो कि स्पर्म को उठाते हैं ऊपर जाके एब्डोमिनल रीजन में लेके जाते हैं, दैट लॉन्ग डक्ट इज कॉल्ड वॉज डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड वॉज डिफरेंस। ठीक है, तो वॉज डिफरेंस में क्या होता है कि जब एपिडर्मिस से इन स्पर्म ने निकलना होता है तो ये एक लॉन्ग डक्ट में एंटर करते हैं और वो लॉन्ग डक्ट ऊपर एब्डोमिनल रीजन में जाते हैं और वो फिर वापस आपके पेल्विक रीजन में आता है। दैट लॉन्ग डक्ट इज कॉल्ड वॉज डिफरेंस। वॉज डिफरेंस में क्या होता है कि ये ऊपर क्यों जाते हैं, ये एक तो यहाँ से निकलते हैं, आपके स्टोर जो स्पर्म होते हैं यहाँ से निकलते हैं, एक पाथवे प्रोवाइड करता है जो कि ऊपर जाता है और वो यूरिथ्रा में ये सारा जो स्पर्म होता है वो जमा हो चला जाता है और वो यूरिथ्रा से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चला जाए। दैट्स वाई ये ऊपर जाता है। सेकंड, यहाँ पे कुछ देर के लिए वॉज डिफरेंस में ये स्पर्म स्टोर होते हैं टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी ड्यूरिंग इजैकुलेशन ये टेम्पररी टाइम तक स्टोर होते हैं और फिर चले जाते हैं ऊपर और फिर आ जाते हैं यूरिथ्रा में और यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। तो वॉज डिफरेंस से ये ऊपर चले जाते हैं। ये ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के ग्लैंड होते हैं जिनसे क्या होना होता है, एक फ्लूइड सिक्रीट होना होता है और वो फ्लूइड इसके नॉर्मल नरिशमेंट के लिए, इसके नॉर्मल लाइफ स्पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड दैट फ्लूइड जो सिक्रीट होता है इसके लिए यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं पेल्विक रीजन में एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड, फर्स्ट ग्लैंड इज के ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको ये वॉज डिफरेंस ये स्पर्म लेके जाता है ऊपर की तरफ। फर्स्ट सेमिनल वेजिकल, सेकंड ये वाला दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट, थर्ड ये वाला दैट इज कॉल्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड से क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। अब सेमिनल वेजिकल फर्स्ट आता है, तो इन सेमिनल वेजिकल ये ग्लैंड होता है, डक्टस ग्लैंड होता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रीट करता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। तो जैसे ही सेमिनल फ्लूइड इससे सिक्रीट होता है तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं सेमिनल डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल डक्ट। तो सेमिनल डक्ट के ज़रिए सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेजिकल से निकल जाता है। अब जैसे ही यहाँ आ जाता है, ऊपर से क्या आता है, ऊपर से आता है वॉज डिफरेंस। ऊपर से क्या आता है, वॉज
डिफरेंस आता है, वॉज डिफरेंस जो डक्ट होता है वो आता है। अब इस वॉज डिफरेंस एंड सेमिनल डक्ट आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों आपस में यहाँ पे इस जंक्शन पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ही ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बना लेता है जो कि वॉज डिफरेंस और सेमिनल डक्ट्स की कंपोजिशन से बनता है, एंड दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एजाकुलेटरी डक्ट, दैट इज कॉल्ड एजाकुलेटरी डक्ट। और इस एजाकुलेटरी डक्ट में अब सिर्फ सेमिनल फ्लूइड नहीं होता, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड तो सेमिनल वेसिकल से आता है जो कि यहाँ सेमिनल डक्ट में होता है, और ऊपर से वॉज डिफरेंस में सिर्फ स्पर्म आता है, तो यहाँ पे ना ही सिर्फ स्पर्म होता है ना ही सिर्फ वो सेमिनल फ्लूइड होता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं इस एजाकुलेटरी डक्ट में, एक तो स्पर्म होते हैं, एक तो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और दूसरे इसके इर्द गिर्द स्पर्म को नरिश करने के लिए फ्लूइड होता है जो कि सेमिनल वेसिकल से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं इस एजाकुलेटरी डक्ट में, क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग देखें तो इस एजाकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, इस एजाकुलेटरी डक्ट में फर्स्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड होता है जो कि कहाँ से आता है, जो कि आता है सेमिनल वेसिकल से। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्पर्म। तो दो चीज़ें होती हैं एजाकुलेटरी डक्ट में, एक सेमिनल फ्लूइड होता है और एक स्पर्म होता है। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सीमन। नेम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। जैसे कि आप जो टेस्ट करते हैं किसी भी इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉर्मल स्पर्म के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए जो फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, तो उसमें जब आप यहाँ पे ये जो टेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ सेमिनल फ्लूइड का नहीं करते, वो सिर्फ स्पर्म का नहीं करते, उन दोनों की कलेक्शन का करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड सीमन एनालिसिस, दैट इज़ कॉल्ड सीमन एनालिसिस। जब आप लोग स्पर्म को टेस्ट करते हैं ना किसी भी मेल में, तो वो क्या करते हैं, आप सीमन एनालिसिस करते हैं, आप सिर्फ स्पर्म एनालिसिस नहीं करते, आप सिर्फ सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस नहीं करते, आप बोथ करते हैं। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, सीमन एनालिसिस। तो यहाँ पे कलेक्ट हुआ सीमन, ऊपर से क्या आते हैं, ऊपर से आते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या होता है, ये यूरिथ्रा होता है। ये क्या है, ये ऊपर दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी या ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर से क्या आता है, यूरिथ्रा आता है, और ये यूरिथ्रल डक्ट जो होता है, यूरिथ्रा जो होती है, तो ये इसके इर्द गिर्द एक और ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी क्या होता है, ये भी सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये जो बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड है या कॉपर ग्लैंड है, ये इसका भी काम क्या है, ये भी क्या करता है, ये भी सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो जैसे ही ये जो सीमन होता है यहाँ आता है, तो यहाँ पे और सेमिनल फ्लूइड इसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म होता है ये अल्कलाइन हो जाता है, ये और नेचुरल एनवायरनमेंट इसे मिल जाता है, इसकी नरिशमेंट और इम्प्रूव हो जाती है। तो जैसे ही इस यहाँ से प्रोस्टेट एंड ऊपर से यूरिथ्रल डक्ट आके यहाँ पे एजाकुलेटरी डक्ट आके, यहाँ पे क्या, एजाकुलेटरी डक्ट एंड ऊपर से यूरिथ्रा आके यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, तो एक कंबाइंड डक्ट बना देता है, एक कंबाइंड पाथवे बना देता है। सिंपली आप लोग इस पाथवे को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा, इसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। बट अगर मेडिकली आप लोग इसका जो करेक्ट नेम है वो देखें तो दैट इज़ नॉट सिंपल यूरिथ्रा, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरिथ्रा आया है, इधर से आपके जेनिटल सिस्टम से, आपके जेनेटिक सिस्टम से भी इधर वो आया है, स्पर्म एंड या सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये 2 in 1 पाथवे है, ये सिर्फ 1 पाथवे नहीं है, ये सिर्फ यूरिन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपकी यूरिनरी सिस्टम का पाथवे नहीं है, यहाँ पे इस पाथवे से आगे आपकी यूरिन भी पास होता है, क्योंकि ऊपर से अगर यूरिन आता है तो वो भी इसी से पास होगा, अगर इधर से सीमन आता है तो वो भी इसी से पास होगा। तो दैट्स वाई हम इसे सिर्फ सिंपल यूरिथ्रा नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें यूरिन भी पास होता है एंड जेनिटल जो फ्लूइड होता है, सेमेन, दैट वो भी यहाँ से पास होता है। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब जैसे ही ये कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आगे जाके इसमें स्पर्म जो होता है वो आगे जाता है, और यहाँ पे एक लॉन्ग मस्कुलर
आप लोग ट्यूब कह सकते हैं, एक लॉन्ग मस्कुलर पार्ट कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि टेस्टिस से फॉरवर्ड आगे होता है, एंड दैट लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीनस, दैट इज कॉल्ड पीनस, या पीनस होता है। और इस पीनस का काम क्या होता है, ये एक मस्कुलर पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बीच क्या होता है, इसके बीच होता है यूरिथ्रा या कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक। अब इस पीनस के दो ही काम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट काम यूरिन को पास करना, ये जो यूरिथ्रा होती है ये इस पीनस के बीच गया होता है इस तरह, और ये पीनस का जो एंड होता है यहाँ पे एक सुराख होता है जिसके ज़रिए यहाँ पे इस यूरिथ्रा से अगर यूरिन पास हो तो वो भी यहाँ से पास होता है, अगर सीमन पास होता है तो वो भी यहीं से पास होता है, ठीक है। तो इस यूरिथ्रा से क्या होता है, इस पीनस के ज़रिए क्या होता है, यूरिन भी पास होता है, आपकी बॉडी से निकलता है, एंड सेकंड यहाँ से सीमन भी पास होता है, यहाँ से निकलता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है पीनस का, कि ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इस पीनस ने क्या होना होता है, इसने एरेक्ट हो जाना होता है। ये पीनस जो होता है ये नॉर्मली एरेक्ट नहीं होता, ये रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक है। तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस वक्त ये फीमेल क्या हो जाता है, ये एरेक्ट हो जाता है, ये लॉन्ग हो जाता है एंड हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसे अख्तियार कर लेता है कि इसका जो पीनस का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो जेनिटल आर्गन होते हैं उसको इजीली क्रॉस कर सके और उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंच सके जहां पे इन स्पर्म ने, इन सीमन ने जाना होता है। क्योंकि अगर ये पीनस एरेक्ट ना हो तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल के जेनिटल आर्गन में इजी से ये जा नहीं सकता, और जिसकी वजह से ये जो पीनस होता है वहाँ पे अपने स्पर्म को ठीक तरीके से एजेक्ट नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी और नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होगी वो नहीं होगी। वो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से कि पीनस के एरेक्शन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है, उससे फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव होती है, तो वो हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे डिटेल से। अब इस पीनस के क्या होते हैं कि दो पार्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये बॉडी होती है, एक ये क्या होती है, बॉडी होती है, शेफ्ट होता है। शेफ्ट का काम क्या होता है, एरेक्शन करना, स्ट्रेट होना, हार्ड होना, एंड इस पीनस का एंड में जाके एक हेड होता है, एंड दैट हेड इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, दैट इज कॉल्ड, अगर आप लोग ये देखें तो ये वाला ये हेड, तो दैट हेड इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और इस ग्लैंस पेनिस पे यहाँ पे एक स्किन होता है, यहाँ पे अगर ये वाला अगर आप लोग ले लें तो जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है तो यहाँ पे एक स्किन होता है, दैट स्किन इज कॉल्ड फोरस्किन, दैट इज कॉल्ड फोरस्किन। और इस फोरस्किन का क्या किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसे कि हम सारे मुसलमान हैं माशाल्लाह से, तो जैसे ही एक मेल बच्चा पैदा हो जाता है एक मुस्लिम घराने में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इस फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है, उसी टाइम रिमूव कर देते हैं, कुछ दिन बाद, कुछ एक साल बाद भी हम रिमूव कर सकते हैं, 2 साल बाद भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस फोरस्किन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में रिमूव नहीं किया जाता, आजकल ये जो नॉन मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम होते हैं, उनमें भी ये रिमूव करने का जो तरीका है वो अख्तियार किया जाता है। वजह क्या होता है कि आजकल इस पर रिसर्च हुए हैं कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं या जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी एक काज जो है वो रिसर्चर ये बताते हैं कि ये जो फोरस्किन होता है इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो सारे इस फोरस्किन्स की वजह से भी है। दैट्स वाई वो भी ये समझते हैं कि इसे रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा नुकसान होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त तो मेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं, फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं इस फोरस्किन को, तो वो भी आजकल ये बिलीव रखते हैं कि इसको रिमूव कर दे पैदाइश या उसके बाद, जैसे ही पैदा हो जाए उसके बाद, तो इसको रिमूव कर दे तो हमें फ़ायदा होगा। तो ये कंसेप्ट अब ख़त्म हो चुका है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही ये रिमूव किया जाता है, आजकल गैर मुस्लिमों में भी बहुत सी जगहों पे ये जो है रिमूव कर दिया जाता है। और वो प्रोसीजर जिससे ये जो फोरस्किन है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम ग्लैंस पेनिस, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सर्कमसीजन, दैट इज कॉल्ड सर्कमसीजन।
दैट इज़ कॉल्ड सर्कमसीजन। ठीक है, तो सर्कमसीजन प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि फोर्स क्रिंकोग्लांस पीनस से रिमूव कर दिया जाता है। तो होल रिवाइज कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है और कैसे वो ट्रांसमिट होता है और जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। तो हमने क्या कहा, टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं इनटू रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस ये ट्यूब्यूलर पोर्शन में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉज़ेफ्रेंशिया, वॉज़ेफ्रेंशिया से ये कलेक्ट होते हैं एक डक्ट में, दैट इज कॉल्ड एपिडेडिमिस, एपिडेडिमिस में ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाते हैं एंड मैच्योर हो जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो ये जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ऑब्वियसली ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमने फर्टिलाइजेशन करनी होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, तो इस स्पर्म ने एजेक्ट होना होता है फ्रॉम एपिडेडिमिस और ये चला जाता है इनटू लॉन्ग डक्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वॉज डिफरेंस। वॉज डिफरेंस में ये चला जाता है, वॉज डिफरेंस में जैसे ही ये चला जाता है तो ये ऊपर जाता है इनटू एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ पे क्यों होता है, चला जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे कुछ फ्लूइड सिक्रीट होना होता है, वो उसने इस स्पर्म को नरिश करना होता है, दैट्स वाई ये ऊपर जाता है। जैसे ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे इसके साथ एक ग्लैंड मिलता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल से एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड ऐड होता है इनटू स्पर्म और स्पर्म को ये नरिशमेंट देता है। जैसे ही स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड कलेक्ट हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सीमन, दैट इज कॉल्ड सीमन। सीमन जैसे ही आ जाता है तो ये जो सीमन होता है ये वॉज डिफरेंस और सेमिनल डक्ट के कलेक्शन से एक डक्ट बनता है, वहाँ पे कलेक्ट होता है, दैट डक्ट इज कॉल्ड एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट के बाद यहाँ पे ऊपर से यूरिथ्रा आता है, यहाँ से एजैकुलेटरी डक्ट आता है एंड कॉमन एक डक्ट बना देता है, ट्रैक बना देता है, एक पाथवे बना देता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक, सिंपली हम इसे यूरिथ्रा कहते हैं। तो जैसे ये सीमन आता है, ऊपर से दो ग्लैंड और मिलते हैं, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, वो भी सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म को नरिश करते हैं और वो इस यूरिथ्रा में आ जाते हैं, कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक में आ जाते हैं और वो यूरिथ्रा पास होता है इनटू पीनस। पीनस के ज़रिए ये कहाँ चला जाता है, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वहाँ पे इस पीनस के ज़रिए सीमन एजेक्ट होता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वहाँ पे ये जो स्पर्म होता है ये जाता है ओवम के साथ मिल के फर्टिलाइजेशन कास करके ज़ायकोट बना के बेबी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टेस्टिस ही है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस ही है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी बंदे में ये टेस्टिस ख़राब हो जाए, तो अगर खुदा ना ख्वास्ता ये टेस्टिस किसी बंदे में ख़राब हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या ये डक्टिस सिस्टम का कोई फंक्शन है, क्या इस पीनस का कोई फंक्शन रह गया, क्या ये पीनस खुद से फर्टिलाइजेशन काज कर सकता है, क्या ये पीनस खुद से, ऑल दो पीनस ठीक ठाक है, पीनस एरेक्ट भी हो रहा है, फीमेल के जेनिटल आर्गन में जा भी रहा है, वहाँ पे जाके क्या करेगा, ये एजाकुलेट भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे स्पर्म ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म ही नहीं आ रहे, तो क्या वो जब एजेक्ट हो रहा है वहाँ पे जा भी रहा है, जब स्पर्म नहीं होंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने ये सिस्टम क्यों बनाया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बनाया है कि इसके ज़रिए स्पर्म जाएंगे वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काज होगी। तो अगर टेस्टिस ख़राब हो जाएं, टेस्टिस ख़राब हो जाएं तो बाकी सिस्टम का कोई फंक्शन नहीं है। दैट्स वाई हम टेस्टिस को क्या कहते हैं, ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है। कुछ जगहों पे इस टेस्टिस को खुद ही हम ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हल चलाने वाले बैल देखे हैं ना, तो हल चलाने वाले बैल में क्या होता है कि हम इस टेस्टिस को खुद ही ख़राब कर देते हैं, इस टेस्टिस को क्या कर देते हैं, हम खुद ही ख़राब कर देते हैं। एक वेरी पेनफुल प्रोसीजर होता है इन बेल, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इन टेस्टिस को, उन बेल के टेस्टिस को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्पर्म होते हैं वो एजेक्ट नहीं होते, उसकी बॉडी से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसकी बॉडी से जो स्पर्म होते हैं वो एजेक्ट ही नहीं होते। अब इसका जो फ़ायदा होता है किसी भी बंदे को, तो नॉर्मली जब ये स्पर्म एजेक्ट होते हैं ना,
मतलब जो हम नॉर्मली जब स्पर्म एजाकुलेशन होती है तो ये जब एजेक्ट होते हैं हमारी बॉडी से तो ये हमारी बॉडी से हाईली एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करती हैं। तो जब ये हमारी बॉडी से जाएंगे नहीं तो ये जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ नहीं होगी, एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, तो वो बेल हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनकी टेस्टिस को ख़राब कर दिए जाते हैं ताकि वो स्पर्म एजेक्ट ना कर सके, उनकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ ना हो उनकी बॉडी से, वो वीक ना हो, तो वो हट्टे कट्टे रहते हैं। ठीक है, तो ये था होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, किन स्टेप्स के ज़रिए होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। होपफुली इस लेक्चर से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।